अच्छा 2025 के तो हमने वैसे ही देख लिए थे इस बार। 2025 के तो सबने कारिल भी लिए होंगे, या जरूरत है किसी सवाल को पढ़ने की? मार्च 2025 का सवाल। अब एक तो सच बोलना है कि कितने लोगों ने किया है? सब निकाल लिया 2025 का? 24 का नहीं किया। 25 का हमने क्लास में तो डिस्कस नहीं किया ना सर। वो एक किया था आप लोगों ने 2000 सितंबर के टाइम तक सॉल्व करवाया था, मार्च टाइम का किया। चले यहाँ पर देख लें, ये वाकई है ना? यस सर, एक्सपेक्ट। इसमें मैं आपको सारी चीजें ही बता देता हूँ साथ साथ, ठीक है? 2025 का पहले हल हो गया है, सिर्फ चीजें बताता जाता हूं और आपने उसको याद रख लेना। सबसे पहली बात, ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ चीज सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हमेशा जब बीटा चेंज होगा नई इन्वेस्टमेंट से, तो याद रखें उसके लिए फिर पुराने पर का रेट भी अपडेट करना है। पुरानी इक्विटी के लिए भी वही रेट लेना है जो नई इक्विटी का रेट होगा। अब 20% इररिडीमेबल पी शेयर, एक बात इररिडीमेबल पी शेयर के बारे में खास तौर पर सुन लें। अगर तो इररिडीमेबल पी शेयर की मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू इक्वल है, क्या है? इक्वल है, तो आपका यही 20% जो कूपन रेट है यही केपी है। फिर आपको अलग से केपी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। उसने सॉल्यूशन में डिवाइड किया हुआ है, 20 से 10 लिया हुआ उसका रेट, 20 से डिवाइड करके 10% रेट। एक वो तो मैं बता रहा हूं ना, ठीक है? अब आपका जो रेट होता है ना, पता है फार्मूला क्या होता है मार्केट वैल्यू का? मार्केट वैल्यू का फार्मूला होता है डी ओवर केपी, और केपी किसके बराबर होता है? फिर डी ओवर मार्केट वैल्यू। अगर आपके पास मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है, तो आपने क्या करना है, जितना डी आपके पास आ रहा है उसको किस पे डिवाइड करोगे? मार्केट वैल्यू पे। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपका जो डी होगा वो 20 होगा, 100 का 20% है ना। तो अगर या तो ऐसा करो कि आपके पास ये लिखा हुआ है 20 मिलियन, 20 मिलियन का लो जरा 20%, 20 मिलियन का 20% लेंगे तो कितना आएगा? 4 हमारा डिविडेंड आ गया, डिवाइडेड बाय, अगर मार्केट वैल्यू चेंज है तो आपका रेट चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट वैल्यू चेंज नहीं है तो मार्केट वैल्यू है कितनी? 20, 200 नहीं 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं अभी ये बात कर रहा हूं कि अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर है तो आपका आंसर कितना आएगा? 20%। जो कोटेड प्राइस होती है वो मार्केट वैल्यू होती है। हाँ जी, सर वो नीचे वो अभी मैं यार कुछ ये समझा रहा हूं, अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो ये एक सवाल के अंदर है, आगे आएगा, इसलिए बता रहा हूं कि अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर है तो आपका जो कूपन रेट है यही आपका केपी है। डन। अगर मार्केट वैल्यू चेंज हो जाती है तो डी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, फिर आपका जो केपी है वो चेंज होता है। ये बातें दोनों याद रख लेना, क्योंकि एक सवाल के अंदर उसने ना वही कूपन रेट लिया हुआ है और स्टूडेंट हैरान हो गए कि कूपन रेट को ही उसने केपी क्यों लिया हुआ है। ये कब ले सकते हैं? जब मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं होगी, तो इसका मतलब है फेस वैल्यू ही मार्केट वैल्यू। डन। केपी खत्म। केपी में यही दो बातें हैं बस। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने अलग से उसकी प्राइस दी हुई है, द प्रेफरेंस शेयर प्राइस इज 200 पर शेयर, 200 पर शेयर। तो यहां पर हम लेंगे 100 रुपया है हमारे पास, और 100 रुपए का 20% लेंगे। कितना डिविडेंड आ गया एक शेयर का?
₹20 और उसकी मार्केट वैल्यू है 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा KP। ठीक होगी बात? आंसर आ गया 10%। ये आपका KP आ गया। और हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक कॉस्ट ऑफ डेट और दूसरा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू भी गिवन है। मार्केट वैल्यू लेने के दो तरीके, या पर शेयर लेना है या टोटल। टोटल कैसे लिया करेंगे ये भी फाइंड कर लें। ये 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर, मल्टीप्लाइड बाय 200 ये आ जाएगी टोटल मार्केट वैल्यू। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा टोटल से करना वैक का सवाल, क्योंकि उसके अंदर ना कभी टोटल से, ज्यादातर टोटल से कर देता है, कभी पर शेयर से भी कर देता है। बैंक के बारे में सुन लें, बैंक की जो वैल्यू गिवन होती है हमेशा वही मार्केट वैल्यू होती है। और उसका जो ये इंटरेस्ट होता है इसको सिर्फ नेट ऑफ टैक्स कर दे तो ये आपका बन गया KB, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। बस डन होगी बात, ये भी खत्म। आगे बढ़ते, आपको गिवन है डिविडेंड पर शेयर, द डिटेल ऑफ डिविडेंड इन द लास्ट 4 years। कहता है जो स्टार बनाए हुए, कहता है डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड ड्यू वेरी शॉर्टली। ड्यू वेरी शॉर्टली, कोई बात नहीं। हम कैसे फाइंड करेंगे ग्रोथ इसकी? लास्ट वैल्यू आखिरी साल की वैल्यू डिवाइडेड बाय पहले साल की वैल्यू होल पावर 1/3। -1 जितने साल हैं एक साल कम, -1। जो आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई। ये आपके पास आएगा ग्रोथ रेट, G आ जाएगा। अब आगे देखें, कहते हैं द ऑर्डिनरी शेयर प्राइस इज कोटेड 104 कम डिविडेंड। कम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? नाल चल, कम विद। ठीक है, विद से मुराद है कि इस मार्केट वैल्यू के अंदर डिविडेंड भी है, तो हम तो X डिविडेंड लेते हैं। शुरू शुरू में कम होता है, बाद में X हो जाता है। 96 किधर कम? जी सर। दो में से किधर कम? चले, चलो जब तक कम है कम चलाओ, बाद में तो X होना ही है। चले, नहीं यार, दुआ किया करें, दुआ है लोगों के हालात बेहतर रहे। एक्सपेक्टेड टू ग्रो, अच्छा यहां पर एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5% पर एनम। देखें पेपर में ना 7 तो होता कोई नहीं है, बंदा भी नींद भी पूरी नहीं हुई होती, तो आधे दिमाग से काम कर रहा होता है। इस 5% को ना लोग जी समझ लेते हैं। ये जी तो यहां से मिला हमें, ये प्राइस शेयर की बढ़ रही है हर साल 5%, और इसका ताल्लुक है कन्वर्टेबल बॉन्ड के साथ, जब हमने कन्वर्जन वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू चेक करनी होती है। तो ये भी ख्याल रखना है, जो इंक्रीज गिवन है ना, ग्रोथ गिवन है, वो शेयर की है या डिविडेंड की है। उसके बाद टैक्स रेट, और बेटा भी कर रहा है काम इधर 1.2। अब इससे हम फाइंड करेंगे KE भी आ गया, मार्केट वैल्यू भी 96 है, KP का भी हमने KB भी फाइंड कर लिया। बैंक लोन वैसे तो इसका एग्जिस्टिंग वैक आ गया। आप कहते हो पता नहीं 6-6 घंटे लगते हैं किससे? क्या KE? अब सुने, KE ओ इधर KE बीटा फैक्टर क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि KE आपके पास गिवन है, फाइंड हो रहा है। KE आपका, KE का फार्मूला क्या होता है? D into 1 plus G over मार्केट वैल्यू प्लस G, यही होता है ना। आपके पास मार्केट वैल्यू भी है, आपके पास ग्रोथ रेट भी है। बीटा फैक्टर से तब लगाएंगे जब आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट गिवन होगा, रिस्क फ्री वो प्रीमियम गिवन होगा। ठीक है, तो यहां से आपके देखें सारी चीजें आ गई, तीनों कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आ गए, तीनों मार्केट वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा वैक आ जाएगा। अब आगे वो कहता है दो, एक ही प्लान है, एक प्लान के अंदर शायद 2 प्लान है।
XYZ plan to set up the assembly unit of electronic motorcycle. Estimated project is 50 million. जो भी नया काम है ना उसके ऊपर आपकी मार्केट वैल्यू 50 मिलियन. अगर कुछ हो सकता है ना, अब हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करनी पड़ेगी, बाकी सारा सवाल, और 14 नंबर का ये सवाल है. Which will be financed through 12% convertible debenture 100 each. Debenture hold will have to right to either convert each bond into one ordinary shares या redeemed it at premium 10% per par value at the end of the third year. हम 0 1 2 3 लिख लेंगे, वो तो फाइंड करना आता है. जिसको नहीं आता ना वो पिछला एक ही लेक्चर बार बार सुन ले. कन्वर्टेबल बॉन्ड का लेक्चर ही एक है 10-15 नंबर, 10-15 मिनट का, ठीक है, वही सुन लो एक दफा. अब इसमें मेन मैं आपको कन्वर्जन वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू. रिडेम्पशन वैल्यू क्या है 110. कन्वर्जन वैल्यू आज की वैल्यू क्या है भला शेयर की 96, और हर साल कितनी बढ़ेगी 5%. और कितने साल तक 3 साल तक. आंसर बता दे. 111 तो बताओ कौन सी वैल्यू लेंगे, कन्वर्जन वैल्यू हो जाएगा. 2 रेट पकड़ेंगे, खत्म हो गया सवाल. सवाल में क्या था, क्या है, कोई भी अपनी मर्जी का ले सकते हैं. बिल्कुल अपनी मर्जी का ले सकते हैं. बेहतर है एक कूपन ले लिया करो, ताकि ना उसका ना फिर हमें दूसरा रेट डिसाइड करने में आसानी होती है. अगर हम बहुत ज्यादा कोई रेट इधर उधर का ले लेंगे ना तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है. ले सकते हैं, कोई मसला नहीं. चलेंगे. कंप्यूट द वेटेड एवरेज फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस और इंपैक्ट ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट ऑन वैक. नई इन्वेस्टमेंट के ऊपर वैक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, हम नया वैक निकालेंगे और आंसर में क्या लिखेंगे, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज. ठीक है. अब अगले सवाल पे चलते जाए. 2024 पे, सितंबर 2024, ये टाइम अगर हमारे पास होता ना तो हमने ना इसके एमसीक्यूज को भी खड़काते जाना था. थोड़ा सा खड़काएं. ये सवाल पड़ा आपका. वैक 12% and 50% and shares are held by the director, ignore taxation. If annual cash profit for the year is 240 million, the total market value of the company, पता है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी का फार्मूला क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग इनटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय वैक. और अच्छा, मार्केट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है, उसके कैश फ्लो, तो कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू डी ओवर के ई. क्या चीज है ये, मार्केट वैल्यू. डी ओवर के ई क्या चीज है, मार्केट वैल्यू. और ये है शेयर की मार्केट वैल्यू. अगर आप पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू फाइंड करना चाहते हो ना तो उसके कैश फ्लो प्रॉफिट है, उसका कैश फ्लो क्या है, और उसका कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्या है, वैक. अगर एक कंपनी डेट फ्री है, पता है उसकी मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, डी ओवर के ई. कैसे फाइंड करोगे, डी ओवर के ई. अगर डेट फ्री कंपनी है तो, क्योंकि जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वही कंपनी की मार्केट वैल्यू. और अगर एक कंपनी की मार्केट वैल्यू फाइंड, इसमें कितना प्रॉफिट गिवन है, वैक 12% भी, and WACC of the company is 12% and 50% of its shares are held by the director. 50% डायरेक्टर के पास शेयर्स हैं. इग्नोर करना है आपने टैक्स. इफ द एनुअल कैश प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर 240, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी वुड बी. तो करें जरा 240 डिवाइडेड बाय वैक. 2 बिलियन. 2 मिलियन 2 बिलियन 2 बिलियन. खत्म होगी बात, आगे चलते हैं. अच्छा, ये तो पता है ना कि वैक जो कंपनी की मार्केट वैल्यू और वैक का इनवर्स रिलेशन होता है. इसका क्वेश्चन नंबर 8. ये 9 होगा, ये 8. Use the weighted average. Recommend which of the two financing options for the new plant. कौन सी ऑप्शन में. अच्छा, पेपर में इसके अंदर उसने एग्जिस्टिंग वैक नहीं पूछा,
Under the weighted average cost of capital, recommend which of the two financing option should be used for the new plant. तो अगर आप पेपर में, मुझे लगता है बुक के अंदर ना उसने किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर उसने पूछा नहीं। आ जाए जरा। ऑर्डिनरी शेयर्स 9% इरेडीमेबल। अच्छा, उसका आंसर देख लेना, कोई उसने रोला ना डाला उसका। ये क्या पिछला पेपर कौन सा था? 2025 का था ना? नहीं नहीं, उसका स्प्रिंग 2025 का था ना? यस सर। 7 क्वेश्चन नहीं, उसका सवाल यार, ये जो एमसीक्यू था वो किस पेपर का था? उसी का 25 का। स्प्रिंग 25 एमसीक्यू का क्वेश्चन का नंबर सितंबर 24 है ना? हाँ, सितंबर 24 का ही होगा। ये सितंबर 24 आ गया। $2 बिलियन। क्योंकि उसने ये जो 50% डायरेक्टर का बताया है ना, वो क्योंकि उसने अगर पूछता ना सिर्फ इक्विटी का या कुछ इस तरह का पूछता तो हम चेंज कर देते। हाँ जी, ये इसके बारे में आ जाए जरा। यहां तक पहले पढ़े, सिर्फ इतना। यहां से आपको ना एग्जिस्टिंग वैक की खुशबू आएगी। ऑर्डिनरी शेयर हो गया 9%, इररिडीमेबल पी शेयर, और नीचे देखे यहां तक पी शेयर का जिक्र खैर तक नहीं है। इसका मतलब है उसकी मार्केट वैल्यू भी वही है और उसकी फेस वैल्यू भी वही है। ये बात समझ लगी? तो इसका मतलब है जो 9% है यही इसका केपीई है। अब ये बात समझ लग जाएगी? ओके होगी बात जी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, उसका भी यही होगा? नहीं, रिडीमेबल के लिए हमें ना वो करना पड़ेगा, वो सारा जैसे वो टेबल नहीं बनाते, क्योंकि वो रिडीमेबल है ना, उसमें वो हमें बता देगा। बट अगर उसमें भी वो कहते हैं ना कि हमने फेस वैल्यू और वो सब बराबर है, फिर आंसर भी यही आएगा। ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स आर करंटली ट्रेडिंग 110, आ गई मार्केट वैल्यू। रिस्क फ्री रिटर्न 7%, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 11%। उत्तर कितना है? 1.1। और टैक्स रेट कितना है? 35%। यहां से हमें केई मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू मिल चुकी है। केपी का केपी भी है, और इसकी वाला मार्केट वैल्यू क्या है? 30 मिलियन। ये 30 मिलियन ही उसकी टोटल मार्केट वैल्यू है। ओके, जब उसकी मार्केट वैल्यू अलग से ना बताई हो तो जो गिवन है वही मार्केट वैल्यू। अब अगली बात, अर्निंग बिफोर टैक्स 150 मिलियन। हमें 1% भी इसकी जरूरत नहीं। हमारा सवाल हो चुका है। अगर एग्जिस्टिंग वैक चाहिए ना आपको, केपी भी आ गया, केई भी आ गया, उन दोनों की मार्केट वैल्यू भी गिवन है, क्योंकि इररिडीमेबल की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं होगी तो वही उसकी मार्केट वैल्यू है। प्रपोजल दो हैं आपके पास। पहला प्रपोजल कहता है आपको ना एक 100 मिलियन चाहिए, नई फाइनेंसिंग की मार्केट वैल्यू भी आ गई, अब सिर्फ हमें कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए जो नई फाइनेंसिंग के लिए फाइंड करना है। कहता है 13% बॉन्ड आपने 100 रुपए का एक, बॉन्ड होल्डर कैन ईदर कन्वर्ट देयर शेयर्स, मार्केट वैल्यू तो गिवन है ना 100 मिलियन, हमने अब फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ डेट। कहता है या तो आप कन्वर्ट करवा लो एक शेयर फॉर एवरी 2 बॉन्ड्स। एक बॉन्ड आपका 100 रुपए का है, हर 2 बॉन्ड के बदले आपको एक शेयर मिल सकता है, या रिडीम देम एट द 15% एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। यहां पर एंड पे देखें, कहता है शेयर्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5%। रिडम्पशन वैल्यू तो आ गई 115। पता है कन्वर्जन वैल्यू क्या आएगी? 110 थी वैल्यू, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1.05 की पावर। और ये ख्याल रख लेना, कभी कभी वो कहेगा चौथे साल उसकी ये मार्केट वैल्यू होगी, तो फिर ये नहीं करने की जरूरत। जब चौथे साल उसकी मार्केट वैल्यू बता दे तो हमें ये जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। इसमें वो जो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे? कहते हैं हर 2 बॉन्ड के बदले एक शेयर मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। जो मिलना है वो मल्टीप्लाई,
और जिसके बदले मिलना है वो डिवाइड। ठीक होगी बात? ये कन्वर्जन वैल्यू भी आ गई, रिडम्पशन वैल्यू भी आ गई, जिसमें से जो हायर होगी वो हमने इस्तेमाल कर। और तो इसमें मेरे ख्याल में कुछ भी, या ये चीज अगर आप बुक से भी करोगे तो शायद आपको परेशान करे, मैं आपको डायरेक्ट ही करवा देता हूं। मार्केट वैल्यू क्या है भला इसकी पता? 100 मिलियन। और जब नई फाइनेंसिंग करनी है ना, मार्केट वैल्यू 100। जीरो कूपन बॉन्ड का जब भी सवाल आ जाए आपके पास ये फार्मूला होना चाहिए, बस इसी से ही जो चाहिए फाइंड कर लेना। मार्केट वैल्यू चाहिए तो इसका पी फाइंड कर लेना, रेट चाहिए तो इसका आई फाइंड कर लेना। आई कैप में जो तरीका गिवन किया है ना, वो आई कैप तो बच्चा है। मतलब उन्होंने अपने ना वो फार्मूले पता नहीं किस तरह से निकालते हैं, मुझे नहीं समझ आई, हालांकि इतने शॉर्टकट तरीके हैं कि जो उसमें किया जा सकता है। इसमें 100 का है और कितने डिस्काउंट पे बेचा है? 20%। तो पता है आज इसकी क्या वैल्यू? 100 रुपए हमें फ्यूचर में मिलेगा, आज 80 रुपए का हमने दिया। 1 प्लस आई फाइंड करना है और टाइम कितना है? 4 साल। यहां से हमारे पास इसका के आ जाएगा। डन। पहले एक ऑप्शन से करेंगे। अच्छा, जब ये ऑप्शन, मुझे ये बताओ, ये जो 1.2 बीटा चेंज हो रहा है, इससे तो हमारा के ई चेंज हो जाएगा, इससे हमारा के ई। तो ऑप्शन 1 जब अवेल करेंगे तो अपना के ई अपडेट करेंगे, पुराने वाला भी और नया वाला भी। और जब दूसरी ऑप्शन अवेल करेंगे फिर के ई पे कोई, वो कहता है इट इज एक्सपेक्टेड ईदर फाइनेंसिंग ऑप्शन विल बी इंक्रीज द 1.2। इसका मतलब दोनों के केस में आपने इक्विटी का बीटा चेंज करना ही करना। डन हो जाएगा। अच्छा, ये सवाल अगर आप 2 सालों के भी कर लेते ना तो आपको सवाल करने का मजा, बस सुनने का मजा आता है। सर ये मुझे बताते हैं, इरिडीमेबल इक्विटी है, हाँ ठीक है, और रिडीमेबल डेट है। हाँ, ये एक ही बात की जा रही है, दोनों डेट नहीं, दोनों फाइनेंसिंग है, दोनों फाइनेंसिंग है, लेकिन एक इक्विटी फाइनेंसिंग है और एक डेट फाइनेंसिंग। बस उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, टैक्स नहीं आता दोनों केसेस में, लेकिन उसमें वो इक्विटी का मेथड फार्मूले लगेंगे और उसमें वो डेट वाला सारा टेबल बनेगा, पूरा टेबल बनेगा वैसे ही जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं। हाँ जी, मार्च 2024 में आ जाए। एक ना मैं मार्च 2024 ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हम लिख लेते हैं YIELD। ये तो यील्ड 5 यील्ड कर्व इंडिकेट क्या करती है, ये सवाल है यील्ड टू मैच्योरिटी का। 2 नंबर का ये सवाल आया हुआ है, क्या कहता है? Fortune Limited in the process of issuing bond to finance its project. It has been decided to issue bonds that are redeemable at par in 3 years. Time the bond would carry annual interest 10.4% payable at the end of each year. The annual spot yield curve for the bond of this class of risk is as follow. Yield maturity है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और yield क्या है? 8%, 9.5%, 11% और 12. कहता है FL should issue the bond at approximately at ₹1 per bond, 5 per bond, 1 per bond या at par। क्या फाइंड करना है भला? मार्केट वैल्यू। क्या फाइंड करना है? मार्केट वैल्यू। उसने हमें ये सारी चीजें दे दी, उसने उसकी हमसे क्या पूछ लिया है? मार्केट वैल्यू। आपको याद होगा कि हम अगर डायरेक्ट भी करें तो कर सकते हैं। कितना है? द बॉन्ड वुड कैरी एनुअल इंटरेस्ट 10.4%। टैक्स का तो यहां लेना नहीं अगर गिवन भी हो। और रिडीम कैसे होना है? एट पार। तो क्या तरीकाकार पढ़ा था हमने? सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे या 10.4 पहला साल, 10.4 दूसरा साल, 10.4 तीसरा साल, और चौथा साल 10.4। 3 year time है। 3 है 4 साल है? 3 साल है।
110.4। अब जब हम पहले साल का मेच्योर, यहां पर वो जो डिस्काउंट फैक्टर लेंगे वो 8% के हिसाब से 1 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 1 और 1 डिवाइडेड बाय 1.095 की पावर 2, और इस ये तीनों को इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ लगा यस का आंसर कितना आया है, हमने फाइंड किया हुआ ये। अगर करना है करके ना, जो आंसर प्लस करके इसके जो आंसर आएगा ना ₹1 अप्रोक्सीमेटली। So compare एड डिस्काउंट का मतलब पता है 99, डिस्काउंट 95 और 111 101। सर ये मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू को देखेंगे आपस में कितना फर्क आ रहा है। नहीं, उसमें तो सिंपल केस पे इशू करेगा। मार्केट वैल्यू अब सिंपल कर लो ना, 1 कर लो अगर कैलकुलेटर पे किया तो। अभी 2 मिनट में सवाल हो जाना है। 1 डिवाइडेड बाय, 1.08 और ऐसा करो ना अपना कैलकुलेटर निकालो, मैं आपको एक तरीका वही उस कैलकुलेटर 10.4 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 1 प्लस 10.4 डिवाइडेड बाय 1.095 की पावर 2 प्लस 110.4 डिवाइड बाय 1.11 की पावर 3। ये जो इसका आंसर आएगा ना वही उसकी मार्केट वैल्यू है। कितना 99। इसका मतलब ₹1 डिस्काउंट पे इशू करें, ₹1 डिस्काउंट पे इशू कर दे, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू 99 आ रही है, तो उसने बताया कि किस वैल्यू पे इशू करें। ये एक प्रीमियम पे आ रही है, ₹1 डिस्काउंट पे आ रहा है, नहीं, पॉइंट का नहीं आता है। जब ऐसा सवाल आता है ना तो आंसर भी उस हिसाब से देता है, क्योंकि या तो ये 100 से ऊपर जाएगा तो 101, या 100 से नीचे आएगा तो 99 कर देंगे। मतलब जिस इन दोनों में से जिससे ज्यादा करीब होगा ना, ₹2 का फर्क है ना, एक 99 और एक 101 है, तो ₹2 का तो फिर पता चल ही जाएगा। चलें जी, और कोई है चीजें? मेरे ख्याल में वैक अब हो जाना चाहिए। और इसमें एक सवाल वो इक्विटी वाला है, इसके ना लेक्चर्स भी अवेलेबल पड़े हुए हैं पिछले, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आती तो उसमें से भी देख लेना। कल तो आपकी रेगुलर क्लासेस है ना, ऑडिट की क्लास कब तक है? नहीं, कब तक